मेरे मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल में। और आज से हम लोग जो क्लासेस शुरू हो रही है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग शुरू किया जा रहा है। और आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे वह समान हिंदी के लेसन नंबर 1 यानी कि आपका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वह आपका वर्णमाला। तो वर्णमाला से हम लोग शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिंदी में वर्णमाला जो है वह किस प्रकार से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि समान हिंदी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो समान हिंदी से संबंधित कुछ चीजें यहाँ पे आप लोग की है जिसे हम लोग को जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो हिंदी आपकी है इसे मान्यता कब मिली थी, अब इसकी घोषणा कब की गई थी। तो यहाँ पे बता दें आप लोगों को कि जो आपकी हिंदी है इसे यहाँ पर जो मान्यता दी गई थी वह 14 नवंबर 1949 को यहां पर मान्यता दी गई थी। ठीक है, क्या दिया गया था? मान्यता दिया गया था 1949 को, यानी घोषित किया गया था कि 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। कौन सी भाषा घोषित किया गया था आपकी? तो इसे राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये राजभाषा क्या होता है और राष्ट्रीय भाषा क्या होती है। तो भारत में अभी तक कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, बल्कि राजभाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे राजभाषा देने का कार्य क्या है, राजभाषा होती क्या है? तो राजभाषा का मतलब होता है राजकीय भाषा। क्या होता है आपका? राजकीय भाषा होता है, यानी यह सरकार और जो हमारे ऑफिस होते हैं, जैसे कि हमारे जो सरकारी दफ्तर होते हैं या फिर कोई भी कार्य होता है जो सरकार की तरफ से, उसके बीच में यह आपका एक सेतु की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोग समझिए कि 14 नवंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। और आप यहां पे ध्यान रखिएगा कि 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को राजभाषा को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। कब? 26 जनवरी 1950 को। 14 नवंबर 1949 को इसे राजभाषा घोषित किया गया था। दोनों चीजें अलग अलग है, एक आपका घोषित किया गया था 14 नवंबर को, संवैधानिक दर्जा दिया गया था 26 जनवरी को। अब यहां ध्यान रखिएगा कि 14 नवंबर को इसे राजभाषा घोषित किया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया जाता है आपका? हिंदी दिवस यहां पर आपका मनाया जाता है। कब? 14 नवंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग बात करते हैं आप लोगों का कि जो आपकी यहां पर वर्णमाला है, वर्णमाला होती क्या है? तो सबसे पहले समझिए कि दो चीजें होती है, एक आपका होता है वर्णमाला और दूसरी जो चीज होती है वो आपकी वर्ण समूह होता है। अब ये वर्णमाला और वर्ण समूह क्या होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो वर्णमाला होते हैं उसे हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे ये समझते हैं। देखिए वर्णमाला जो होता है यानी कि वर्णों के या फिर अक्षरों के व्यवस्थित स्वरूप को या फिर क्रम को हम लोग वर्णमाला बोलते हैं। और उसी क्रम को अगर हम नहीं लिखते हैं, यानी उसी को हम क्रम में नहीं लिखते हैं या फिर नहीं रखते हैं, वही आपका वर्ण समूह कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं आप लोग को कुछ चीजें बता रहा हूं, जैसे क, ख, ग और घ, ये आपका क्या है? एक क्रम में है। तो एक क्रम में है इसलिए आपका क्या हो जाएगा? वर्णमाला हो जाएगा। लेकिन यही आपका क्या हो जाएगा? ख, ग, क और घ, तो ये आपका क्या हो जाएगा? वर्ण समूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ण समूह आपका कहलाएगा। समझिए आप लोग यहां तक? उम्मीद है आप यहां तक कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं हुई होगी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि हम लोग वर्णमाला तो पढ़ रहे हैं, लेकिन वर्णमाला जो है वह कौन सा पढ़ रहे हैं? हिंदी का। तो हिंदी का जो वर्णमाला है वह किस लिपि में लिखी गई है ये भी आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो देखिए हिंदी लिपि में, जो आपका हिंदी है वह किस लिपि में लिखी गई है? आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, कौन सी? आपकी ब्राह्मी लिपि में, सॉरी, हिंदी जो है वो आपकी देवनागरी लिपि में लिखी गई है और देवनागरी लिपि जो है आपकी वह ब्राह्मी लिपि में लिखी गई है। समझिए आप लोग, यानी कि आप यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो आपकी ब्राह्मी लिपि है, ब्राह्मी लिपि से आपकी कौन सी लिखी? देवनागरी। और देवनागरी से आपकी कौन सी आपकी भाषा लिखी जाती है? तो वह आपकी हिंदी लिखी जाती है। एक क्रम इस प्रकार से बना दिया गया है। ठीक है, यानी हिंदी कौन सी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में, और देवनागरी जो है आपकी ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। क्लियर बातें आप लोग की? चलिए, और एक बात ध्यान रखिएगा कि हिंदी किस तरह से लिखी जाती है। तो हिंदी का जो क्रम है वो आपका यहां पर लेफ्ट से लेके आपका राइट है, मतलब हम लोग सीधा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट से लेके राइट तक हम लोग लिखते हैं। क्लियर बात है? तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं हम लोग वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला जो है, मैंने बताया कि वर्णमाला जो होता है अक्षरों या फिर जो ध्वनियां होती हैं उनके व्यवस्थित क्रम को जब हम लिखते हैं तो वही आपका वर्णमाला होता है। और जब व्यवस्थित क्रम में नहीं करते हैं तो आपका वर्ण समूह हो जाता है। क्लियर बात है? अब बात करते हैं कि वर्णमाला जो कितने होते हैं। तो देखिए वर्णमाला हिंदी में आपके एक होते हैं। अभी तक आप लोग जानते होंगे कि आपके 52 वर्णमाला होते हैं। ठीक है, तो ये आपके 52 वर्णमाला नहीं होते हैं, बल्कि आपके क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? आपके वर्ण होते हैं। यहां तक क्लियर बात है आप लोग को?
चलिए अब बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों के बारे में। तो देखिए हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वह क्या होते हैं। देखिए स्वर उन्हें हम कहते हैं जो बिना किसी अक्षर की सहायता से बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग स्वर बोलते हैं। या फिर यूं कह सकते हैं कि स्वर जो होते हैं वो आपके वह पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? आपके स्वतंत्र होते हैं, इसीलिए हम उनको स्वर बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं व्यंजन की। तो व्यंजन जो होते हैं वह स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं। किसके सहायता से? स्वरों की सहायता से करते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। या फिर जब स्वरों की सहायता से किया जाता है, इसीलिए यहां पर इसको परतंत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से हम लोग जानते हैं? परतंत्र के नाम से भी हम लोग यहां पर इसको जानते हैं। किसको? व्यंजन को। अगर आपसे पूछ लिया जाए परतंत्र क्या होता है, तो परतंत्र हम लोग व्यंजन को ही बोलते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा आप लोग। और सॉरी मैंने बता दिया सॉरी। अब यहां पे बात करते हैं आप लोग का कि स्वर जो होते हैं वह आपके कुल कितने होते हैं। देखिए स्वर जो होते हैं आपके कुल 13 यहां पर आप लोग को पता है कि 13 होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मूल स्वर या फिर कुल संख्या कितनी होती है स्वरों की, तो आपकी 11 होती है। क्या होती है? 11। तो जब ये 13 होते हैं, यानी अ से लेकर के आपके अ तक जो होता है, तो वह आपका 13 होता है। तो फिर ये 11 कैसे होगा? तो ये आपके जो 11 होते हैं वो आपके अ से लेकर के अ तक होते हैं, ठीक है। अ से लेकर के जो अ तक होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पर कुल 11 स्वर आपके यहां पर देखने को मिलते हैं। अब ये देखिएगा कि जो आपके दो बच्चे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग? अनुस्वार बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्लियर बात है आप लोग को? अनुस्वार यहां पे ध्यान रखिएगा कि अनुस्वार जो बोलते हैं वह आपका किसको बोलते हैं हम लोग? वह आपका यहां पर बोला जाता है जो अन होता है, ठीक है, अन। और आपका जो विसर्ग होता है उसे हम लोग, ये आपका जो निशान लगाता है इसी को हम लोग विसर्ग, और ये आपका जो निशान लगाता है अन, इसे अनुस्वार बोलते हैं। यानी अनुस्वार और विसर्ग दोनों मिलाकर के अयोगवाह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? आपके अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे अन और अह हैं वह किसके अंतर्गत आते हैं? अयोगवाह। और अयोगवाह के दो भाग हैं, पहला आपका अनुस्वार, दूसरा जो होता है वो आपका यहां पर विसर्ग होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे अयोगवाह हो गए। अयोगवाह की संख्या कितनी होती है? आपकी 2 होती है। पहली आपकी अनुस्वार, दूसरा आपका विसर्ग। उसी प्रकार से व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों की संख्या भी मैंने अभी आपको बताऊंगा। तो पहले हम स्वर के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो स्वर होते हैं वह मैंने बता दिया कि किसे कहते हैं। अब बात करते हैं कि स्वर की कुल संख्या 11 होती है। कुल भेद जो होते हैं आपके 3 होते हैं। एक होता है पहला दीर्घ स्वर, दूसरा आपका लघु स्वर, तीसरा आपका होता है यहां पर प्लुत स्वर, ठीक है। तो 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं। और कुल जो मात्राएं होती हैं वह 10 होती हैं। क्या होती हैं? आपकी 10 होती हैं। कुल संख्या आपकी 11 होती है, लेकिन मात्राएं आपकी 10 होती हैं, क्योंकि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है। अ की कोई मात्रा नहीं है, इसलिए यहां पर इनकी 10 संख्या बताई जाती है। अब बात करते हैं हम लोग यहां पर व्यंजन के बारे में। तो देखिए यहां पर जो व्यंजन है ना, ये कहते क्या है? तो मैंने आपको अब बताया, इसे हम लोग परतंत्र के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? परतंत्र के नाम से भी जानते हैं। क्यों परतंत्र के नाम से जानते हैं? क्योंकि इसकी जो यहां पर व्यंजन है, इसको हम लोग किसकी सहायता से बोलते हैं? तो स्वर की सहायता से हम लोग यहां पर बोला जाता है। और यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो भी व्यंजन होते हैं वह बिना जो अ होता है, ठीक है, अ के बिना हम यहां पर इसको बोल नहीं पाएंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं क, तो क में देखेंगे कि क, ये इस प्रकार से हम लोग इसको लिखते हैं। इस प्रकार से ये आपका अ के बिना कोई भी हम लोग का जो व्यंजन होता है उसे हम लोग नहीं बोल पाएंगे। क्लियर बात है आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं कि जब ये परतंत्र होते हैं तो मूल संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे 33 इसकी मूल संख्या होती है। क्या होती है इसकी? कुल अगर हम बात करते हैं कि जो आपके व्यंजन होते हैं उनकी कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब ये 33 कैसे होती है ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें आपकी 3 चीजें मिली होती हैं। 3 चीजें होती हैं। पहला आपका स्पर्श व्यंजन, जिसको हम लोग जो संख्या होती है स्पर्श व्यंजनों की वो आपकी 25 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 25। अब यहां पे दूसरा जो होता है मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं ताकि आप लोग बाद में मत भूलिएगा, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन, ठीक है। क्या होता है आपका? अंतस्थ व्यंजन और आपका अंतस्थ व्यंजन और आपका उष्म व्यंजन, ठीक है, उष्म व्यंजन। अब ये देखिएगा कि जो आपके स्पष्ट व्यंजन होते हैं उनकी संख्या 25 होती है और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है? 4। और उष्म व्यंजनों की संख्या भी आपकी कितनी होती है? 4 होती है। तो 25 और 8 कितना हो गया आपका? यहां पर 33 हो गया, ठीक है। 25 4 29, 29 और 4 आपका 33। ये मूल संख्या आपकी 33 होती है। अब कुल संख्या जो होती है आपकी 39 होती है। क्या होती है? आपकी 39। अब यही आपकी जो मूल संख्या है वह
कुल संख्या में भी ऐड हो जाएंगे। 33 हम लोग जान लिए, तो 33 और उसके बाद कितना बचा आपका 6, तो 6 कहां से हम लोग को यहां पे लेंगे, तो आपका संयुक्त व्यंजन और आपका द्विगुण व्यंजन होता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन यहां पे संयुक्त व्यंजन, ठीक है, संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन में संख्या कितनी होती है आपकी 4 होती है। उसके बाद द्विगुण व्यंजन आता है आपका, लास्ट में जो होता है वो आपका द्विगुण व्यंजन होता है। ठीक है, यहां पे शो नहीं कर रहा होगा, यहां पे लिख देता हूं मैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन संख्या कितनी होती है आपकी 2 होती है। ठीक है, तो यहां पे आपको समझ गए कुल संख्या कितनी होती है 39। अब कुल भेद अगर बात करते हैं तो 3 भेद इसके होते हैं, जैसे पहला जो होता है वो स्पर्श, दूसरा जो होता है अंतस्थ और तीसरा जो होता है आपका उष्म व्यंजन। तो इस प्रकार से यहाँ पे 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। मूल संख्या आपकी 33 होती है, तीनों ही भेदों को मिलाकर के कुल संख्या जो होती है आपकी 39 होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर स्वर और व्यंजनों के प्रकार जो है उनको समझा है, और कल हम लोग अपने सेशन में नई चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर जो भी चीजें आप लोग को पढ़ाई गई हैं उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। फिर अगले सेशन में हम लोग एक नई चीजों से शुरुआत करेंगे। ठीक है।